नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा। आज हम बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है समष्टि आर्थिक सिद्धांत मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, उसका अध्याय 7 डिमांड फॉर मनी मुद्रा की मांग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मुद्रा की मांग के 3 सिद्धांतों का अध्ययन किया। क्लासिकल विचारधारा, केन्स की मुद्रा की मांग का सिद्धांत और मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो सिद्धांत। क्लासिकल विचारधारा में मुद्रा की मांग नकदी रखने के लिए की जाती है, जबकि केन्स ने मुद्रा की मांग के सिद्धांत में बताया कि मुद्रा की मांग लेन देन, सतर्कता और सट्टे के उद्देश्य से की जाती है। लेन देन और सतर्कता का जो उद्देश्य है उसमें मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती है, जबकि सट्टे के उद्देश्य में मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। उसके पश्चात मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो सिद्धांत का अध्ययन किया गया। आज हम बोमल और टोबिन के लेन देन मांग का अध्ययन करेंगे। बोमल और टोबिन ने जो मुद्रा की मांग का सिद्धांत बताया, ये केंजोपरांत सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। प्रोफेसर बोमल ने अपने स्टॉक के सैद्धांतिक दृष्टिकोण के आधार पर मुद्रा की लेन देन मांग में ब्याज की लोचात्मकता का विश्लेषण किया है, जबकि टोबिन ने तरलता अधिमान में जोखिम के प्रति व्यवहार का अध्ययन किया है। प्रोफेसर बोमल का जो स्टॉक या माल सूची या इन्वेस्टमेंट थ्योरी है, उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया कि मुद्रा की जो लेन देन मांग है वो न केवल नकदी रूप में रखी जाती है बल्कि बॉन्डों के रूप में भी रखी जाती है। केन्ज ने कहा था कि नकदी या बॉन्ड से दोनों में से किसी एक रूप में रखते हैं, जबकि बोमल ने कहा कि नकदी और बॉन्ड दोनों रूपों में रखे जाते हैं। बोमल के विश्लेषण का आधार यह है कि कोई फर्म या व्यक्ति लेन देन के लिए मुद्रा का इष्टतम स्टॉक अपने पास रखता है। फर्म के नकदी शेष का मतलब मुद्रा का वह स्टॉक माना जाता है जिससे उसका रखने वाला श्रम, कच्चे माल आदि के बदले क्रय करने को तैयार है। नकदी शेष इसलिए रखे जाते हैं कि आय और व्यय एक साथ नहीं होते हैं, परंतु पूंजी की बड़ी राशियों को नकदी शेष के रूप में बांधे रखना महंगा पड़ता है, क्योंकि मुद्रा में कहीं न कहीं अधिक लाभप्रद ढंग से प्रयोग की जा सकती है। उसे अधिक लाभप्रद रूप से बॉन्ड या निवेश में व्यय किया जा सकता है। इसी प्रकार नकदी शेष रखने का दूसरा तरीका बॉन्ड है, जिस पर ब्याज मिलता है। अपनी परिसंपत्तियों के अधिकतम लाभ कमाने के लिए फर्म हमेशा यह प्रयत्न करेगी कि लेन देन शेष के लिए न्यूनतम नकदी शेष रखे जाएं, और बॉन्डों पर ब्याज की दर जितनी अधिक होगी फर्म उतने ही कम नकदी शेष अपने पास रखेगी, उतने ही कम लेन देन शेष अपने पास रखेगी, क्योंकि बॉन्डों पर ब्याज मिलता है। ब्याज की दर जितनी अधिक होगी नकदी शेष उतने ही कम रखे जाएंगे, ब्याज की दर जितनी कम होगी नकदी शेष उतने ही अधिक रखे जाएंगे। इस प्रकार एक फर्म या एक व्यक्ति परिसंपत्तियों को बॉन्ड और नकदी दोनों रूपों में रखी जाती है, लेकिन नकदी को बॉन्डों में बदलने के लिए जो ब्याज लागतें और गैर ब्याज लागतें होती हैं उनका व्यवहार का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्याज लागतें हमेशा अवसर लागत के रूप में होती है। जब कोई फर्म अपने पास नकदी रखती है तो उसे ब्याज आय छोड़नी पड़ती है। दूसरी ओर जब उसे बॉन्ड के रूप में रखती है तो ब्याजों के रूप में आमदनी प्राप्त होती है। दूसरी तरफ ब्याजेतर लागतों में नकदी को बॉन्डों में और बॉन्डों को नकदी में बदलने के लिए दलाली, डाक व्यय, बही खाते आदि चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। तो बोमल का जो विश्लेषण वो ये है कि यदि ब्याजेतर लागतों से ब्याज लागतें अधिक हैं, ब्याज अधिक प्राप्त हो रहा है तो व्यक्ति बॉन्डों के रूप में रखेगा। यदि ब्याजेतर लागतें अधिक प्राप्त होती हैं तो व्यक्ति बॉन्डों की जगह नकदी शेष के रूप में अपने पास मुद्रा रखता है। इसी प्रकार ब्याज की दर जितनी अधिक होगी फर्म बॉन्ड खरीदने के लिए उतना ही अधिक खर्च खपा सकेगी। यह निर्णय करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक मुद्रा की वह राशि है जो लेन देन शेषों के रूप में रखी जाती है, क्योंकि बॉन्ड खरीदने और बेचने में दलाली अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होती है और लेन देनों की राशि अपेक्षाकृत अधिक नहीं बदलती। इस प्रकार बॉन्ड और मुद्रा दोनों के रूप में अपने पास नकदी रखी जा सकती है, लेकिन जो जो आय बढ़ती है तो मुद्रा की लेन देन मांग भी बढ़ती जाती है और यह आय वृद्धि की अपेक्षा कम अनुपात में बढ़ती है। इसी प्रकार टोबिन ने दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे जोखिम निवारण तरलता अधिमान सिद्धांत कहते हैं। टोबिन ने तरलता अधिमान का अपना निवेश सूची चयन मॉडल प्रस्तुत करते हुए
यह प्रस्तुत किया कि परिसंपत्ति धारक व्यक्ति की निवेश सूची में मुद्रा एवं बांड दोनों रहते हैं। मुद्रा से न कोई आय प्राप्त होती है और न ही किसी प्रकार की जोखिम होती है, परंतु बॉन्डों से ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। तो बांडों के रूप में जो आय प्राप्त होती है वो उसमें अनिश्चितता रहती है, क्योंकि उसमें जोखिम अधिक होता है। बॉन्डों में जितना अधिक निवेश होगा, पूंजी हानि की जोखिम भी उतनी बड़ी होगी। निवेशक ये जोखिम तभी उठाता है जब बॉन्डों से उसे पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त हो। उन्होंने 3 प्रकार के निवेशकों का विश्लेषण किया, एक जुआरी, दूसरा गोताखोर और तीसरा जोखिम निवारक। जुआरी वर्ग वे होते हैं जो अपना सारा धन बॉन्डों में लगा देते हैं, नकदी के रूप में रखते हैं। गोताखोर होते हैं जब कुछ लोग कुछ दावों पर लगाते हैं या फिर बिल्कुल ही जोखिम नहीं उठाते। तीसरा वर्ग जोखिम निवारक या विविधक डाइवर्सिफायर्स होता है। जोखिम निवारक हानि की उस जोखिम से बचना चाहते हैं जो मुद्रा की बजाय बॉन्डों में रखने से होती है। ये केवल उस अवस्था में अतिरिक्त जोखिम उठाने को तैयार होते हैं जहाँ उन्हें आशा होती है कि बॉन्डों पर कुछ अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त होगा, बशर्ते कि जो प्रत्येक व्यक्ति अधिक जोखिम उठाते हैं वे अपने साथ प्रतिफल आय के रूप में अधिक वृद्धियाँ लाते हैं। इसलिए वे अपनी निवेश सूची को विविधक बनाएंगे और मुद्रा और नकदी दोनों अपने पास रखेंगे। इस प्रकार जोखिम निवारक मुद्रा और नकदी दोनों अपने पास रखते हैं और उस धन को इस प्रकार से दोनों भागों में बांटते हैं, मुद्रा के रूप में और बॉन्डों के रूप में, कि जहां उन्हें कम से कम जोखिम हो और प्रतिफल की दर अधिक से अधिक प्राप्त हो। इस प्रकार बोमल और टोबिन ने मुद्रा की लेन देन मांग में मुद्रा और बॉन्ड दोनों को शामिल किया। तीसरा जो मुद्रा का फ्रीडमैन ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वो मुद्रा का सिद्धांत परिमाण सिद्धांत न बनकर के मुद्रा की मांग का सिद्धांत बन गया। फ्रीडमैन ने कहा कि लोगों को मुद्रा क्यों चाहिए, यह एक निरर्थक प्रश्न है। हमें तो मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है। मुद्रा की मांग साधनों के 3 प्रमुख सेटों पर निर्भर करती है। विविध रूपों में रखी जाने वाली संपत्ति और कीमत के इस रूप पर तथा वैकल्पिक रूपों पर प्रतिफल और संपत्ति के स्वामित्व वाली इकाइयों की रुचियां तथा अधिमान। इस प्रकार संपत्ति को 5 विभिन्न रूपों में रखा जा सकता है: मुद्रा, बांड, इक्विटी, भौतिक गैर मानवीय वस्तु और मानवीय पूंजी। मानवीय पूंजी को छोड़कर के संपत्ति के विविध रूपों में बॉन्ड, इक्विटी आदि परिसंपत्तियों पर कमाई की जा सकने वाली ब्याज की दर और कीमतों में परिवर्तन की दर से नापा जा सकता है। जब ब्याज की दर घटती है या इस प्रकार की परिसंपत्तियों की कीमत बढ़ती है तो लोग अधिक संपत्ति रखते हैं, और इसके विपरीत जब ब्याज की दर बढ़ती है तो परिसंपत्तियों की कीमत घटती है। तो इस प्रकार सामान्य स्थितियों में मुद्रा की मांग की ब्याज लोच नगण्य होती है। इस प्रकार मुद्रा के अंतर्गत करेंसी, मांग जमा और सावधि जमाएं आती हैं जिन्हें जमा रखने पर ब्याज मिलता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा के प्रतिफल के रूप में सामान्य कीमत स्तर के रूप में भी मापा जाता है। जब कीमत स्तर गिरता है तो इस प्रकार मुद्रा का प्रतिफल धनात्मक होता है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। जब कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का प्रतिफल ऋणात्मक होता है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इस प्रकार फ्रीडमैन ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को या मुद्रा की मांग के सिद्धांत को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें मुद्रा की मांग MD बराबर फंक्शन ऑफ Y P RB RE 1/P DP/dt W और U के रूप में प्रस्तुत किया। MD मुद्रा की मांग है, I यहाँ पर स्थायी आय, Y स्थायी आय के रूप में लिया गया है, RB बॉन्डों के प्रतिफल की दर, RE इक्विटी के प्रतिफल की दर, 1/P DP/dt ये वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों की प्रत्याशित दर यानी कि मुद्रास्फीति की दर, स्फीति अथवा अवस्फीति, और W मान्य संपत्ति से गैर मान्य संपत्ति का अनुपात, और U रुचि अधिमान अन्य संबंधित चरों को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार इसमें मुद्रा, बांड, इक्विटी आदि सभी प्रकार की परिसंपत्तियों के रूप में मुद्रा की मांग की जाती है, और ये मांग उनके होने वाली कीमतों में परिवर्तन और प्रतिफल की दर के द्वारा निर्धारित की जाती है। फ्रीडमैन के अनुसार यदि मुद्रा के स्टॉक में परिवर्तन होता है तो कीमत स्तर में अथवा आय में या दोनों में समानुपातिक परिवर्तन होता है, और मुद्रा की जो पूर्ति है उसे बाह्य जात दरों के रूप में माना गया है जो कि स्थिर होती है। इस प्रकार फ्रीडमैन ने मुद्रा की मांग का बहुत ही व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें मुद्रा की मांग को एक सामान्य समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, और ये मुद्रा की मांग का सिद्धांत मुद्रा का परिमाण सिद्धांत बन जाता है। इस प्रकार जो 5 सिद्धांत हैं मुद्रा की मांग के, जिसमें क्लासिकल सिद्धांत, केंजियन सिद्धांत, केंजो-प्रांत सिद्धांत, जिसमें बोमन और टोबिन का सिद्धांत, पोर्टफोलियो सिद्धांत और फ्रीडमैन का सिद्धांत, ये सिद्धांत हैं जिनके मुद्रा की मांग को व्यापक रूप प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात मुद्रा की पूर्ति लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।